हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए बेटा, आज कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट रीड करते हैं बेटा। ये जो बैलेंस शीट है आपको 31 मार्च 2025 की है। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले लायबिलिटी साइड्स में आपके पास शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी है और डिटेल दे रखा है। एसेट्स में आपके पास नॉन करंट एसेट्स जिसमें प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज़ हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज़ हैं। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता है। नीचे आपके पास नोट्स टू अकाउंट्स है जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर स्टेटमेंट ऑफ P&L का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में 12% डिबेंचर्स बताए गए हैं, राइट। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको ये बताया गया है कि डिबेंचर्स जो इशू किए गए हैं 1 जनवरी 2025, मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया 1,75,000, उसको सेल किया गया है 3,75,000 में। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वॉज 2 लाख रुपीज़। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन है और इसमें सबसे पहले पूरा क्वेश्चन करने से पहले मैं वर्किंग नोट बनाऊंगी जिसको आप ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, इसमें जो एडजस्टमेंट मैंने लगानी है ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट लगानी है। जिसमें मशीनरी की वैल्यू बताइए कि 5 लाख मशीनरी है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन 1,75,000 थी और उसको बेचा गया है 3,75,000। और इसके अलावा डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर, ये ओवरऑल मशीनरी की डेप्रिसिएशन है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को सेल किया गया है एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, राइट। तो सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे बेटा। मैंने फॉर्मेट ऑलरेडी बना रखा है, आपके सामने ही करके दिखाऊंगी क्वेश्चन में। तो मशीनरी के सबसे पहले हम वैल्यूज़ देख लेते हैं। अब डिटेल में कुछ नहीं है, मुझे यहीं पे देखना होगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है और मशीनरी सेपरेट नहीं है, तो मुझे यही वैल्यूज़ ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज़ उठानी होंगी और इसी के बेस पे मुझे ये अकाउंट बनाना है। तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखा जाता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है 12,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ शो करोगे। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 17,25,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की भी एडजस्टमेंट है तो उसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगी। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन 3 लाख, राइट। अब एडजस्टमेंट देखिए। मशीनरी कॉस्टिंग 5 लाख जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है 1,75,000 वो सोल्ड फॉर 3,75,000। तो यहाँ पे मैंने रफली कैलकुलेट करना है कि 5 लाख की मशीनरी जिस पे डेप्रिसिएशन लगाई है इन्होंने 1,75,000, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास वैल्यू आ रही है 3,25,000। तो 3,25,000 की मशीनरी आप कितने पे सेल कर रहे हैं? 3,75,000 में। तो ये है आपकी सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सेल वैल्यू डालनी है जिसको हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 3,75,000। मैंने कॉस्ट के साथ इसको कंपेयर करना है तो आप नोटिस कीजिए 3,25,000 की मशीनरी 3,75,000 में सेल हो रही है। तो इट मीन्स आपके पास 50,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है, राइट। और इस प्रॉफिट को आपने यहाँ शो करना है टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। 50,000 का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट शो किया। अब बेटा पॉइंट है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना नहीं है मेरे पास, राइट। और डेप्रिसिएशन आपके पास आ गई दो। एक तो देखिए, यहाँ देखिए, एक डेप्रिसिएशन आपके पास 1,75,000 है और एक थर्ड एडजस्टमेंट में कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपीज़, राइट। तो एक ही अकाउंट है तो मुझे इस डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है। मुझे ये 2 लाख रुपए डेप्रिसिएशन यहाँ शो करनी है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके। ₹2 लाख।
अब एक चीज़ और नोटिस कीजिए, अगर मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट पर की इन्फॉर्मेशन होती, मींस ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज़ अगर मेरे पास होती, तब मैंने इस डेप्रिसिएशन को इस अकाउंट में शो करना था, ना कि इस डेप्रिसिएशन को, राइट। अब इस अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। जब हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे 3,75,000 प्लस 2 लाख प्लस 17,25,000, तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है 23 लाख, राइट। 23 लाख में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 12,50,000 माइनस 50,000, तो आपके पास ये 10 लाख रुपीज़ यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर है जो आपका परचेज है। इसको मैंने टू बैंक करके शो करना है और बैलेंसिंग फिगर यहाँ शो कीजिए बेटा 23 लाख। क्लियर। अब इसके बाद आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। एडजस्टमेंट क्या कहता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वो सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि ओपनिंग वैल्यू नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की 5 लाख थी, क्लोजिंग कितनी है बेटा 3 लाख, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने बेची है। ठीक है, 2 लाख की इन्वेस्टमेंट बेची है, कितने % प्रॉफिट पे, 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो 2 लाख का आप 20% अगर करते हैं तो आप नोटिस कीजिए 40,000 रुपीज़ आएगा, राइट। कैंसिलेशन करके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो 40,000 प्रॉफिट पे सेल किया है, इट मीन्स जो सेल वैल्यू रहेगी वो 2 लाख प्लस 40,000, तो 2,40,000 में आपने सेल किया है इन्वेस्टमेंट को, और जो प्रॉफिट है वो आपने डेबिट में शो करना है टू स्टेटमेंट ऑफ P&L करके। ब्रैकेट में आप शो कर सकते हो प्रॉफिट ऑन सेल, या अकेला प्रॉफिट भी लिखा जा सकता है। अब ये दोनों साइड्स आपस में मैच हो जाएंगी, राइट। 5,40,000। मुझे लगता है ये अकाउंट क्लियर है। अब यहाँ से कौन कौन सी आइटम्स पिक करनी है वो भी समझ लीजिए। मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन और ये प्रॉफिट, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ट्रांसफ़र होगा, राइट। डेप्रिसिएशन सेकेंड ग्रुप में प्लस होगा, और ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में भी आप इस प्रॉफिट को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करेंगे। क्लियर। सेल और परचेज ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आपके पास सिर्फ सेल वैल्यू है, राइट। तो अब क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट इसका। फर्स्ट एक्टिविटी है आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से, और नेट प्रॉफिट क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। नेट प्रॉफिट मुझे कहाँ से मिलेगा बेटा, नेट प्रॉफिट आप हमेशा यहाँ से देखिए कि रिजर्व एंड सरप्लस का जो डिटेल होता है नोट्स टू अकाउंट्स, यहाँ से वैल्यू उठाई जाती है, क्लोजिंग वैल्यू माइनस ओपनिंग वैल्यू। तो अब यहाँ पे नोटिस कीजिए दोनों ही नेगेटिव है, तो क्लोजिंग नेगेटिव और ये ओपनिंग भी नेगेटिव, तो इसकी जो नेट वैल्यू रहेगी 5,37,500, तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी 1,12,500, राइट। क्लोजिंग माइनस ये भी ओपनिंग, जो ओपनिंग वैल्यू है वो भी नेगेटिव है। इसमें ऐड क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है इसमें, अगर आपको फॉर्मेट याद है तो इसमें 5 टर्म्स ऐड होती हैं। ट्रांसफ़र टू रिजर्व, राइट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, इंटरम डिविडेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स डेप्टेड इफ एनी, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम क्रेडिटेड इफ एनी। लेस करते हैं और रिफंड ऑफ टैक्स भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ से मुझे ढूंढना है कि मेरे पास कौन सी वैल्यू अवेलेबल है।
अब यहाँ पे बेटा कोई भी वैल्यू जो फर्स्ट ग्रुप में आती है वो कुछ भी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे मुझे इसको नील ही शो करना है। तो 1,12,500 ये वैल्यू रहेगी आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें ऐड और लेस किया जाता है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में सबसे पहले जो मैंने फॉर्मेट ये वर्किंग नोट बनाया था, यहाँ से एक डेप्रिसिएशन उठाएंगे हम लोग, ये प्रॉफिट, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से ये प्रॉफिट, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जैसे तुम्हें पता है कि प्लस किया जाता है, और डेप्रिसिएशन मैंने शो करना है 2 लाख रुपीज़, ये पॉजिटिव रहेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 50,000 नेगेटिव को ब्रैकेट में शो कर सकते हैं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40,000, ये भी नेगेटिव रहेगा, राइट। इसके अलावा एडजस्टमेंट देखिए, डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 जनवरी 2025। तो डिबेंचर्स की डिटेल यहाँ पे दे रखी है। डिबेंचर्स का ओपनिंग बैलेंस है 6,25,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 7,50,000। तो मुझे ये चेक करना है कि कितने डिबेंचर्स इशू किए गए हैं। 7,50,000 में से 6,25,000 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1,25,000 के डिबेंचर्स इशू किए गए हैं। किस डेट को इशू किए गए हैं बेटा? 1 जनवरी 2025। तो यहाँ पे मैं डिबेंचर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ कि कितना आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करना है। तो देखिए 6,25,000 के ऊपर डायरेक्ट पूरा 12% इंटरेस्ट जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी अभी कैलकुलेट करेंगे। जो एडिशनल आपने एक 1,25,000 और डिबेंचर्स इशू किए हैं उसके ऊपर फुल रेट नहीं अप्लाई होगा, 12% पर एनम का होता है ना। तो अब ये जो डिबेंचर्स इशू किए गए हैं 1 जनवरी 2025 को इशू किए गए हैं और बुक्स क्लोज होती है मार्च 25। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। $6,25,000 के ऊपर 12% लगा लो तो ये आ गया 75,000 और 1,25,000 का 12%, तो ये वैल्यू आ रही है 3750। तो 78,750 ये टोटल आपका डिबेंचर इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा। आपको पता है ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, ये इस पोर्शन में हम शो करते हैं। $78,750 ये पॉजिटिव नंबर रहेगा, राइट। इसके अलावा और चेक करते हैं कि कौन सी आइटम यहाँ पे अवेलेबल है। गुडविल एक टर्म आती है इस ग्रुप में, बट गुडविल भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मुझे सिर्फ यही वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, तो मैं यहीं पे इसको क्लोज करूँगी। और क्या लिखना है इसको मुझे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट। इसमें ऐड और लेस किया जाता है इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज।
अब मुझे ये चेक करना है कि कौन सी करंट एसेट्स यहाँ पे लेनी है और कौन सी करंट लाइबिलिटीज़ लेनी है। तो करंट एसेट्स की ये लिस्ट है मेरे पास, सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल्स को ही उठाया जाएगा, कैश और कैश इक्विवेलेंट यहाँ पे नहीं लिया जाता है, राइट। और यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स। जैसे कि हमें पता है कि अगर आपकी करंट एसेट्स डिक्रीज़ होती हैं तो वो पॉजिटिव इन नंबर है, राइट। और करंट एसेट्स अगर इंक्रीज़ होती हैं तो वो नेगेटिव इन नंबर है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि करंट एसेट्स आपकी इंक्रीज़ हो रही हैं। 8,62,500 प्रीवियस ईयर की वैल्यू है और करंट ईयर की वैल्यू है 16 लाख, तो ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से हम वैल्यू चेक कर लेते हैं कितना इंक्रीज़ हो रहा है। तो 16 लाख में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए 8,62,500, तो 7,37,500 इंक्रीज़ इन ट्रेड रिसीवेबल। तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, इंक्रीज़ इन ट्रेड रिसीवेबल। $7,37,500। तो जैसे कि अगर करंट एसेट्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो नेगेटिव इन नंबर होते हैं, क्लियर। अब ट्रेड पेबल्स को चेक कर लेते हैं। ट्रेड पेबल्स आपके डिक्रीज़ हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कुछ पेमेंट किया है, तो कैश का आउटफ्लो है। जब भी कैश का आउटफ्लो होगा तो वो नेगेटिव इन नंबर रहेगा। तो ये वैल्यू तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। 6,75,000 में से 4,75,000 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 2 लाख आएगा, राइट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, तो 2 लाख भी आपका नेगेटिव ही रहेगा, क्लियर। तो ये आपका फाइनल वैल्यू है। इसके बाद ये जो कैलकुलेशन करके यहाँ पे वैल्यू आएगी, इसको क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। और लास्ट में लेस करते हैं इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, ना ही कोई एडजस्टमेंट है, तो ये मुझे नील ही शो करना है। अब मैं फाइनल कैलकुलेशन कर लेती हूँ और चेक करते हैं कि क्या मेरा आंसर इससे मैच होता है कि नहीं होता है। तो 1,12,500 प्लस 2 लाख प्लस 78,750, नेगेटिव आ गया आपका 90,000, तो ये वैल्यू आ रही है 301280। माइनस करेंगे 737500, माइनस करेंगे 2 लाख, और ये जो वैल्यू आ रही है 636250। मुझे लग रहा है मैंने यहाँ पे एक बार फिर से कर लेते हैं। 1,12,500 प्लस 2 लाख 78,750, माइनस किया 90,000। हाँ, यहाँ भी थोड़ी सी मिस्टेक होगी मेरे से, 50 लिखना था मुझे। माइनस करेंगे 737500 माइनस 2 लाख। यस, अब ठीक है। तो अब जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव में आ रही है 636250, और ये नेगेटिव है, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। So second is your investing activities. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जैसे हमें पता है कि सेल और परचेज़ लिया जाता है फिक्स्ड एसेट्स का, इंटेंजिबल का। तो जो मशीनरी अकाउंट मैंने बनाया था इसमें एक सेल वैल्यू है और ये है मेरा परचेज़। सेल करने पे कैश का इनफ्लो है तो पॉजिटिव रहेगा, परचेज़ करने पे कैश का आउटफ्लो है तो नेगेटिव रहेगा। ऐसे ही नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की सेल वैल्यू है, तो 2 सेल्स मुझे नज़र आ गई हैं, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगी, और एक परचेज़ मुझे नज़र आ गई है, ये नेगेटिव रहेगी। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो लिखना क्या है, सेल ऑफ मशीनरी 3,75,000 पॉजिटिव, ठीक है। परचेज ऑफ मशीनरी
ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इसको पॉजिटिव अलग लिखना है या नेगेटिव अलग लिखना है, आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो, राइट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट्स आपकी सेल हुई हैं 2,40,000 की। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव है, वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 2,40,000 पॉजिटिव और 3,75,000 भी पॉजिटिव है। नेगेटिव नंबर आ गया आपका 10 लाख का। तो अब वैल्यू जो आई है आपके पास 3,85,000, ये भी नेगेटिव है। तो हम इसके लिए भी क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। नेक्स्ट आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमें फंडिंग देखनी कि फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। तो फिर से बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो पार्ट लिया जाता है, एक शेयर कैपिटल रिजर्व्स देखे जाते हैं। बट रिज़र्व में हमारा सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है, बाकी रिज़र्व नहीं है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। शेयर कैपिटल की वैल्यू देखिए 20 लाख से 30 लाख हो गई है, तो 10 लाख आपने शेयर्स इशू किए हैं, तो 10 लाख यहाँ से फंड्स रेज हो रहा है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में ये वैल्यूज़ हैं और इसकी डिटेल हमने नीचे पढ़ी है कि जिसमें डिबेंचर्स आपके इशू किए गए हैं। तो डिबेंचर्स भी इशू किए गए हैं, शेयर्स भी इशू किए गए हैं, तो दो वैल्यूज़ मुझे ये मिलेगी। पहले हम ये लिख लेते हैं। तो आप लिखोगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, सो 10 लाख, ये पॉजिटिव इन नंबर रहेगा। इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स भी आपने इशू किए हैं और डिबेंचर्स आपने इशू किए थे 1,25,000 के लिए, ये दोनों पॉजिटिव हैं। और इसके अलावा ट्रेड पेबल्स हम ले चुके हैं, नॉन करंट एसेट भी हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। एक चीज़ और है जो मैं आपको बताती हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपने ये जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ प्लस किया है, फाइनेंसिंग में यही वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हमने जो वैल्यू ली थी वो थी आपकी 7,8,750, ये नेगेटिव इन नंबर रहेगा, क्लियर। अगर इन टर्म डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अगर होती तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते। तो यही वैल्यूज़ मुझे लगता है, तो मैं चेक कर लेती हूँ इसका कैलकुलेशन क्या है बेटा। इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया हमारा, आई थिंक हो गया है, चेक कर लेते हैं बेटा। 10 लाख प्लस 1,25,000 माइनस करते हैं 7,8,750, तो वैल्यू आ रही है 10,46,250, बिल्कुल राइट है ये। तो ये पॉजिटिव है, तो हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अब ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का सम अप करेंगे। ए मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग, इन तीनों का टोटल जो भी आएगा पहले वो देख लेते हैं। एक पॉजिटिव है और दो नेगेटिव हैं, माइनस करते हैं 3,85,000 और सब्ट्रैक्ट होगा आपका 636,250, तो ये वैल्यू आ रही है 25,000, ये पॉजिटिव है। तो ए प्लस बी प्लस सी ये क्या है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट, ठीक है। अब इसमें ऐड किया जाता है, अगर फॉर्मेट क्लियर है तो आपको ये पता होना चाहिए, इसमें ऐड होता है ओपनिंग कैश एंड कैश
इक्वलेंट्स। अब मुझे बैलेंस शीट चेक करनी है। बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्वलेंट का पार्ट देखेंगे तो इसमें ओपनिंग वैल्यू है आपकी 1,50,000। तो मैं यहाँ पे 1,50,000 पहले आप डिटेल के कॉलम में डालो, फिर यहाँ पे डाल दीजिए। अब इन दोनों का टोटल किया 1,75,000 और ये जो वैल्यू है ये क्लोजिंग कैश और कैश इक्वलेंट के इक्वल होगा तो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट राइट है। तो चेक कर लेते हैं, देखिए क्लोजिंग वैल्यू के इक्वल है, राइट। सो इट इज़ इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्वलेंट। मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। अगर आपका ओपनिंग कैश और कैश इक्वलेंट ऐड करने के बाद क्लोजिंग के इक्वल आता है, इट मीन्स आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लियर? आई होप मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया आपको समझाने का। अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना क्वेश्चन करेक्ट कीजिएगा कैश फ्लो का, राइट। ओके बच्चों, बाय बाय।